हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का विज्ञान। पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं आज, जो कि है अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पदार्थ या द्रव्य, जिसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं, वो होता क्या है। तो हमारे आसपास हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। कुछ सजीव चीज़ें होती हैं, कुछ निर्जीव चीज़ें होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखने से क्या दिखाई देता है कि इन सभी चीज़ों में कुछ न कुछ द्रव्यमान भार है, इनका आयतन होता है और ये अब स्थान घेरती हैं। इनको रखा जाए कहीं ना कहीं तो ये थोड़ा बहुत स्थान जरूर घेरेंगी, कि कोई ज़्यादा घेरेगा, कोई कम घेरेगा, किसी का द्रव्यमान कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का आयतन कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग पदार्थ के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान, भार एवं आयतन होता है तथा जो स्थान घेरती हैं द्रव्य कहलाती हैं या पदार्थ कहलाती हैं। हमारे जो प्राचीन दार्शनिक हैं उनका ये मानना था कि जो भी हमारे आसपास की सजीव या निर्जीव वस्तुएं हैं वो 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई हैं: वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। इन्हें हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं। तो ये पंच तत्व जो भी हैं ये सब हमारे क्या है, पदार्थ हैं। इन सब के अंदर देखेंगे तो भार होता है, ये स्थान घेरते हैं, इनका आयतन होता है। तो यह था पदार्थ की परिभाषा। अब हम आगे समझते हैं जो पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, उनके बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अभी एक शब्द आया था, परिभाषा में शब्द आ रहा है द्रव्यमान, वो भार आ रहा है, आयतन आ रहा है, इसी तरह से ऊर्जा होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग समझते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में मास लिखा जाता है, मास, MASS। मास क्या है, द्रव्यमान क्या है, क्या होता है द्रव्यमान? तो किसी भी वस्तु को हम देखें, किसी भी पदार्थ या वस्तु को देखें तो उसमें जो द्रव्य की वास्तविक मात्रा है उस वस्तु के अंदर, क्योंकि हर वस्तु किससे बना है, द्रव्य या पदार्थ से बना होगा, तो वस्तु के अंदर जितना वास्तविक द्रव्य की मात्रा है, द्रव्य की जो वास्तविक मात्रा है, जितना द्रव्य या पदार्थ उस वस्तु के अंदर लगा हुआ है, वही उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो क्या कहते हैं, वस्तु में उपस्थित, किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा, द्रव्य की वास्तविक मात्रा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। किससे प्रदर्शित करेंगे, m से इसको प्रदर्शित करेंगे। फिर इसी तरह से हमारा अगला टॉपिक है भार। भार, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वेट, WEIGHT, वेट। वेट क्या होता है, भार क्या होता है, इसको हम लोग जब फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में ये चीज़ें, भार को डिटेल में समझाया जाएगा आपको। फिलहाल अब याद रखिए कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है, अपने केंद्र की ओर खींच लेती है, आकर्षित करती है, उसे ही भार कहा जाता है। जितने बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वो उस वस्तु का भार कहलाता है। तो भार में और द्रव्यमान में एक संबंध होता है। भार को हम लोग लिखेंगे W से। दोनों में एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है वो इम्पॉर्टेंट है। भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में भी हम लोग फिजिक्स जब पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण, तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सूत्र हो जाता है W बराबर mg। W बराबर mg। ठीक है, W बराबर mg। जो गुरुत्वीय त्वरण है g है, इसका मान हर जगह अलग अलग होता है, थोड़ा बदलता है, लेकिन समान रूप से हम लोग क्या याद रखेंगे, 9.8, g बराबर 9.8 मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये जी का मान रखा जाता है। तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान हमें पता है 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम जो भी है, उसमें हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो उस वस्तु का भार निकल जाएगा। ठीक है, यानी वस्तु का भार देखेंगे तो उसके द्रव्यमान से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो किसी वस्तु का भार क्या होता है, किसी वस्तु का भार वह बल होता है जिसके द्वारा पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। तो चाहे तो परिभाषा लिख लीजिए, किसी वस्तु का भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। ये फिजिक्स में आप पढ़ेंगे डिटेल में, यहाँ आपको सिर्फ बीच बीच में शब्द आते हैं इसलिए समझाया जा रहा है। फिर हम लोग बात करें अगला आयतन का। इसके बारे में क्या आप सीखेंगे हम लोग, आयतन। आयतन इंग्लिश में बोलते हैं इसको वॉल्यूम। इसको हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल वी से या कैपिटल वी, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वैसा लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम को वी से, फिलहाल कैपिटल वी लिखिए। ठीक है, तो आयतन को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, वी से। आयतन क्या होता है, अब कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है वही उसका आयतन कहलाता है। तो किसी वस्तु द्वारा जो घेरा गया स्थान है वो उसका आयतन कहलाता है। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो स्थान है वह त्रिविमीय आकाश में है, त्रिविमीय आकाश में है पूरा। जैसे किसी एक पत्थर को मेज़ पे ला के रख दिया तो सिर्फ वो मेज़ के सतह पर जितना स्थान घेरता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। और पूरा जो जिसको पदार्थ का, पत्थर का जो भाग हवा में भी है, तो पूरा वो हवा वाला जो पूरा स्थान घेर रहा है पत्थर, वो उसका पूरा कहलाएगा आयतन। तो किसी वस्तु द्वारा त्रिविम में घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। ठीक है, चाहे तो लिख लीजिए, किसी वस्तु द्वारा त्रिविम में घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। ठीक है, तो एक टॉपिक और यहाँ पे बच रहा है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर ऊर्जा, ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। तो कक्षा 6 से ही आप लोग पढ़ते आए हैं कि किसी वस्तु के जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो हर पदार्थ के अंदर ऊर्जा मौजूद है, हर पदार्थ के अंदर ऊर्जा मौजूद है, अलग अलग रूपों में। सब किसी में प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में होगा, किसी में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होगा, किसी में ध्वनि ऊर्जा, किसी में विद्युत ऊर्जा, किसी में गतिज ऊर्जा, किसी में स्थितिज ऊर्जा। तो अलग अलग रूप में ऊर्जा हर द्रव्य के अंदर, हर पदार्थ के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, यानी हर द्रव्यमान में, हर पदार्थ में, हर द्रव्य में ऊर्जा उपस्थित है। ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करेंगे, ई से। ऊर्जा का मात्रक आपको कक्षा 6 में ही बताया जाता है, जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम क्या होता है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम, यानी एक ऐसा सूत्र दिया था आइंस्टीन ने जिसमें हम द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित कर पाए। ये संबंध क्या बताया गया था, ये संबंध है E बराबर mc स्क्वायर। स्क्वायर सिर्फ C का है, M का नहीं है, इसको याद रखेंगे। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यानी अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है, यम यहाँ पर क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, यानी यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसमें ऊर्जा कितनी होगी, तो ऊर्जा E यहाँ पर क्या है, ऊर्जा है। यहाँ पे जो C दिख रहा है, स्मॉल c, ये है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। देखिए आपका क्लास 10th में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि प्रकाश का वेग हर माध्यम में अलग अलग होता है। यहाँ पर जो प्रकाश का वेग है वो निर्वात में है,
जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश का वेग है। किस माध्यम में है? निर्वात में। ये जो प्रकाश की चाल है या वेग है वो किस में है? निर्वात में है। जहाँ कोई माध्यम नहीं है उसे हम लोग निर्वात कहते हैं। तो E = mc²। इस सूत्र की सहायता से हम द्रव्यमान को ऊर्जा में कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा होगी। तो E = mc² किसने दिया था? आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने ये संबंध बताया था, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम दिया था। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का वर्गीकरण हम आगे देखें तो 2 तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं जब, हालांकि ये टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। ठीक है, कहाँ पढ़ने वाले हम लोग? ये सेकंड चैप्टर जब हम लोग शुरू करेंगे साइंस का, तो वहाँ पे ये टॉपिक डिटेल में दिया है। लेकिन चूंकि यहाँ पदार्थ के बारे में सीख रहे हैं तो वहाँ साथ साथ हम लोग समझ लेते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ है। डिटेल इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? सेकंड चैप्टर में। चलिए, तो पदार्थ का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया। एक तो भौतिक प्रकृति के आधार पर अगर देखा जाए या भौतिक अवस्था के आधार पर देखा जाए तो पदार्थ को 3 वर्गों में बांट दिया गया। एक है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा होता है गैस। क्लास 6 से ही आप लोग ये चीज़ पढ़ के आए हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, द्रव को क्या बोलते हैं? लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ये 3 तरह के हमारे हो जाते हैं पदार्थ के वर्ग। पदार्थ भौतिक प्रकृति के आधार पर, जिनके बारे में ठोस, द्रव, गैस हम इसी चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर देखते हैं रासायनिक प्रकृति के आधार पर जब बांटा गया तो 3 तरह से कहा गया: तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, जिनके बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तत्व को एलिमेंट बोलते हैं, यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं और मिश्रण को मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। MIXTURE। बात समझ में आ रहा है इतना आपको? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पदार्थ हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें मौलिक कण कहा जाता है। तो ये मौलिक कणों से मिलकर के बने होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं जिनकी हम लोग परिकल्पना भी नहीं कर सकते, हम लोग सोच भी नहीं सकते, हमें ये आँखों से दिखाई तक नहीं देते हैं। तो इन कणों के कुछ गुण होते हैं। ठीक है, इन पदार्थ के कणों के क्या होते हैं? गुण होते हैं, जो आपके 9th के एग्ज़ाम में पूछता भी है। कई बार मैंने देखा है कि ये 9th के पेपर में, अर्धवार्षिक परीक्षा में आता है कि पदार्थ के कणों के 2 गुण लिखिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके परीक्षा के लिए। तो पदार्थ के कणों के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, में हम लोग पढ़ेंगे 3 गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। देखो, कोई भी पदार्थ हो, चाहे ठोस हो, द्रव हो, चाहे गैस हो, तीनों तरह के पदार्थ जो होते हैं, इनके कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। सभी पदार्थों के बीच, कणों के बीच क्या होता है? कुछ रिक्त स्थान रहता है। ये रिक्त स्थान अगर हम देखा जाए तो सबसे अधिक हमको गैस के अंदर दिखाई देगा। ठोस, द्रव, गैस आप देख के समझ भी सकते हैं कि सबसे अधिक जो स्थान होगा वो कहाँ दिखेगा? गैस के अंदर दिखेगा। सबसे कम किसके अंदर दिखता है? ठोस के अंदर दिखता है।
उदाहरण के रूप में अगर आप समझें कहाँ से हम कैसे कह सकते हैं कि कणों के बीच रिक्त स्थान है, तो अगर आप पानी ले लीजिए, क्या ले लीजिए, पानी। उस पानी में चीनी डाल देते हैं, चम्मच से हिलाते हैं, चीनी घुल जाता है, उसके अंदर गायब हो जाता है। तो कहाँ गया चीनी के कण, कहाँ चले गए? चीनी के कण उसी पानी के कणों के बीच बीच में जो खाली स्थान था उसमें जाके घुल मिल गए। तो इसका मतलब होता है कणों के बीच खाली स्थान होता है जिसमें जा कर के दूसरे कण मिल जाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। क्या लिखेंगे हम लोग कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। यह स्थान सबसे अधिक किस में होगा? गैस में। सबसे अधिक किसके अंदर होता है रिक्त स्थान? गैस के अंदर। इससे कम किस में होता है? द्रव में। उससे कम किस में होता है? ठोस में। ठीक है, देखिए ठोस के कणों के बीच स्थान। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा गुण हम लोग समझते हैं इसका, पदार्थ के कणों की लगातार गतिशील अवस्था। जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या करते हैं? लगातार गतिशील अवस्था में रहते हैं। ठीक है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार गतिशील अवस्था में रहते हैं। तो लिख सकते हैं कि पदार्थ के कण लगातार निरंतर गति करते रहते हैं। कैसे हम इसको देखेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे? तो अब देखते हैं कि अगर हम परफ्यूम लगाते हैं या परफ्यूम कमरे में परफ्यूम स्प्रे कर दिया जाए, तो एक कोने में स्प्रे करते हैं और चारों कोनों तक उसकी महक पहुंच जाती है। तो क्या हुआ कि परफ्यूम एक गैस है, तो उसके जो कण निकले वो हवा, जो कमरे के अंदर हवा भरी है, उस हवा में या कमरे में उस परफ्यूम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए। अगर गति नहीं करते तो जहाँ कोने में परफ्यूम स्प्रे हुआ था वहीं पे कण रहते, महक वहीं तक रहती। गति करते इसलिए चारों कोनों तक पहुंच जाता है। तो जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। ये जो गति होती है सबसे अधिक हम लोग देखते हैं कि गैस के अंदर ही होगा, द्रव के अंदर उससे कम होता है और ठोस के अंदर सबसे कम होता है। ठोस के कण इतना बहुत कम गति कर पाते हैं। तो अगर गति के लिए देखा जाए तो सबसे कम किस में गति होगी? ठोस के कणों में होगी। उससे अधिक किस में होगी? द्रव में होगी। और उससे अधिक किस में होगी? गैस में होगी। कि जो अधिक होता है उसकी तरफ ये मुंह खुला होता है इस निशान का, जो कम होता है उसकी तरफ नुकीला वाला भाग रहता है, मुंह बंद होता है। तो पदार्थ के कण लगातार गतिशील अवस्था में होते हैं, गति करते रहते हैं। इस प्रकार की जो गति है वो गैस में सबसे अधिक होती है, द्रव में उससे कम होती है और ठोस में सबसे कम होती है। तो अब तीसरे गुण पे आते हैं हम लोग, पदार्थ के कणों का एक दूसरे को आकर्षित करना। पदार्थ के कण क्या होते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब पदार्थ के कण क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे? एग्जाम्पल कहाँ पे हमें दिखाई देता है? तो अगर मान लीजिए आपके कहीं नल से या टोटी से पानी गिर रहा है, ठीक है, ये मान लिया नल हो गया हमारा, नल से पानी गिर रहा है ऐसे। हम क्या करते हैं यहाँ पर अगर बीच में अपनी उंगली लगा दें तो ये पानी की जो एक धारा थी, या सब एक साथ एक धारा बना के गिर रहा था, ये दो धाराओं में बढ़ जाएगी। एक धारा इधर जाएगी और एक धारा इधर जाएगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि ये दोनों धाराएं आपस में फिर से मिल जाती हैं और एक धारा बन के गिरने लगती हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ उंगली लगाने से धारा दो भागों में बट गई, लेकिन फिर ये आपस में जाके चिपक गई, एक धारा बन गई। इसका मतलब क्या था कि इसमें जो कण थे एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। तो इस आकर्षण के कारण फिर से ये आपस में जुड़ गए और एक धारा बना लिए। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते रहते हैं। अब ये आकर्षण सबसे अधिक कहाँ होता है? ठोस के अंदर होता है। इसी वजह से जो ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है वो भी कम हो जाता है, और ठोस के कणों की जो गति होती है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अभी हमने ऊपर कहा था कि यहाँ पे देखिए कि ठोस के जो कणों की गति है वो सबसे कम होती है।
तो इसी आकर्षण बल के कारण कि वो इतना एक दूसरे, उनके दोनों के बीच का आकर्षण इतना अधिक है कि वो एक दूसरे को खींच करके आपस में चिपक जाते हैं, बीच का रिक्त स्थान भी कम हो जाता है। तो ठोस में जो आकर्षण होगा सबसे अधिक होगा, द्रव में मध्यम होगा यानी उससे कम होगा, और गैस में सबसे कम होता है। यहाँ तक कह सकते हैं कि गैस के कणों के बीच का जो आकर्षण होता है वो शून्य भी मान लिया जाता है, बहुत कम है, लगभग जीरो के बराबर है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कणों के 3 अभिलक्षण हम लोगों ने पढ़ा, और पदार्थ का वर्गीकरण थोड़ा सा देख लिया कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसको आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस होती हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से पूरा देखें, नोट्स बनाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।